22 जनवरी आने वाली है। असली माहौल तो 22 जनवरी के बाद बनना शुरू होगा। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने 22 जनवरी के बाद का भी प्रोग्राम तैयार कर लिया है। एक एक करके हर राज्य के हिंदुओं को अयोध्या लाया जाएगा। पूरे देश में केसरिया लहर लाने की तैयारी है। उत्तर भारत में तो बीजेपी पहले से मजबूत है। दक्षिण और पूर्व में भी राम मंदिर के जरिए बीजेपी का वोट बढ़ाने का तरीका और तैयारी हो रही है। 22 जनवरी का असर और डर दोनों मोदी विरोधियों पर दिखने लगा है और इस बार बीजेपी 22 जनवरी के बाद ही चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगी। इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, विरोधियों को कितना नुकसान, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। योगी ने राम मंदिर की झांकी दिखाई। बाईस को मोदी पूरा राम मंदिर दिखाएंगे। अखिलेश राहुल को 2024 क्यों दिखने लगा? इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है, और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। सब उनके शरण में जाते हैं। आप उन्हें भगवान मानती हैं, मैं इमामुल हिंद कहता हूं। योगी के मन में राम रचे बसे हैं। मंदिर निर्माण और राम नगरी के विकास में कोई कमी न रह जाए, योगी को इसी की चिंता लगी रहती है। तभी तो वो हर महीने 2 चक्कर अयोध्या के लगाते हैं। इस बार योगी ने राम मंदिर के पहले तल पर चढ़कर निर्माण कार्यों को चेक किया। मंदिर का कोना कोना देखा। 4.5 घंटे के दौरे में अयोध्या के विकास कार्यों को बारीकी से देखा। संतों के साथ बैठक की। उससे पहले राम लला के दर्शन किए और हनुमान गढ़ी में पूजा पाठ की। दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं। उसी दिन मोदी अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 5 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। दिल्ली से सिर्फ 80 मिनट में रामलला के दर्शन करने लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे। इसके अलावा देश के मशहूर मंदिरों के दर्शन भी उन्हें अयोध्या में मिल जाएंगे। इसके लिए सरयू तट के किनारे 50 एकड़ में राम मंदिर संग्रहालय बनाया जा रहा है। मोदी योगी राज में अयोध्या से औरंगजेबी सोच की तमाम निशानियों को मिटा दिया गया है। अयोध्या पूरी तरह से राम के रंग में रंग गई है। राम पथ और भक्ति पथ को देखकर ऐसा लगता है जैसे सचमुच राम राज आ गया है। एक राम पथ है जो सादतगंज से नया घाट तक जा रहा है। 14 किलोमीटर लंबा है। रास्ते में जो भी मंदिर, मस्जिद, मजार, मठ आए उनको हटा के सड़क चौड़ी की है। ये भक्ति पथ है जिसमें इस समय हम हैं। ये भक्ति पथ श्रृंगार हाट बैरियर से सीधे राम जन्मभूमि श्रद्धालुओं को ले जाएगा। 800 मीटर लंबा ये पथ है और श्रद्धालु जब इस पथ पे चलेंगे तो उनको हनुमानगढ़ी के दर्शन सबसे पहले होंगे, क्योंकि अयोध्या में कहा जाता है कि श्रद्धालु पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद राम जी के। पूरे रास्ते में जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, उन्हें एक रंग में रंगा गया है। सुंदर तरीके से साइन बोर्ड्स बनाए गए हैं जिसका डिज़ाइन एक तरह का किया गया है। और जो शटर्स हैं दुकानों के, वो भी बहुत सुंदर तरह से बनाए हैं। एक तरह के शटर्स एक कलर में, जिसमें किसी में शंख बना है, किसी में स्वास्तिक है, किसी में साधु संत हैं, तो किसी में भगवान राम की तस्वीर है। तो इस तरह से पूरे इस रास्ते को सजाया गया है। 500 साल बाद रामलला अपने मंदिर में होंगे विराजमान। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को करेंगे उद्घाटन। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद सनातन की पताका अयोध्या में शान से लहराएगी जब मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं को अयोध्या आने का न्योता भेजा गया है। दिग्विजय सिंह ने संकेत दिया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता 22 जनवरी को अयोध्या आ सकते हैं। इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है, और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। निमंत्रण मिला है
या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि राम को काल्पनिक चरित्र बताकर उनके अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस अचानक राम भक्त क्यों होने लगी है। दरअसल 2007 में कांग्रेस ने राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था। कांग्रेस ने उन्हें काल्पनिक चरित्र बताया था और राम की मौजूदगी के ऐतिहासिक तथ्य को नकार दिया था। बीजेपी और वीएचपी पूछ रही है, अचानक यू टर्न क्यों? 7 दशक तक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस के अंदर राम भक्ति की भावना अचानक से कैसे जाग गई? आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है। कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे। आज आप उनकी बात करते हो कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई। आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उन्हें 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। 2019, 2022 और 2023 में तुष्टीकरण की राजनीति ने कांग्रेस को हिंदी पट्टी में हाशिए पर ढकेल दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीत पाई। अमेठी का गढ़ भी बीजेपी के हाथों गवा बैठी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली। कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% पर आ गया। 7 दशक में सनातन विरोधी राजनीति और तुष्टीकरण की राह पर चलने का हश्र कांग्रेस देख चुकी है। लिहाजा 2024 से पहले अपना ट्रैक चेंज करना राहुल, प्रियंका और सोनिया की सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि चुनावी हिंदू बनकर वोट मांगने से कांग्रेस का कल्याण यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में नहीं होने वाला है। ये बात उनकी समझ में आ गई है। राम नाम जपना, हिंदू वोट अपना। हिंदी पट्टी के राज्यों में जीतना है तो राम नाम जपना है, वरना राम नाम सत्य होते देर नहीं लगेगी। 2024 में राहुल को अमेठी की टेंशन है और रायबरेली की सीट बचाने का दबाव भी। इसीलिए 16 साल पहले राम को नकारने वाली कांग्रेस अब अयोध्या से कनेक्शन जोड़ने को तैयार बैठी है। हालांकि अब भी हालत कुछ वैसी ही है, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस ये नहीं पूछती बीजेपी कौन होती है राम मंदिर का क्रेडिट लेने वाली। अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि न्योता हमने भेजा है, तो भगवान से मिलने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। दूसरा, अयोध्या जाने के लिए भाजपा का पेटेंट नहीं है मंदिर कि हमें उनका न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। तीसरा, भगवान हम सबके हैं, किसी ने भगवान जी का पेटेंट नहीं कराया। चौथा, कि हम अयोध्या में जाके राम जी को पूछते हैं, दिल में पूछते हैं, घर में पूछते हैं, कि हम राम जी की मूर्ति के साथ पूछते हैं। ये हमारा राइट है, हमको जैसे मन करेगा हम वैसे पूजेंगे। भाजपा बोलेगी यहाँ आ जाओ, यही नहीं आ जाओ, ये भगवान को मानने के लिए ये आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते हैं। अगर ये इन्विटेशन वहाँ के जो अयोध्या की संस्था उन्होंने दिया है, हम उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं। और ये हमारी पार्टी और हमारे लीडर तय करेंगे, उनकी श्रद्धा तय करेगी कि उनको राम जी की पूजा किस वे से करनी है। अखिलेश को भी न्योते का इंतजार है। 33 साल बाद भूल सुधार या 24 का हैर। तुष्टीकरण की राजनीति की मास्टर माने जाने वाली समाजवादी पार्टी भी अब यू टर्न ले चुकी है। अखिलेश यादव भी न्योता मिलने पर अयोध्या जाकर सपरिवार दर्शन को तैयार बैठे हैं। वजह एक ही है, हिंदू वोट का रिमोट अब राम मंदिर बन चुका है। 2019 में अखिलेश की पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी। बाद में रामपुर और आजमगढ़ के किले भी बीजेपी ने ध्वस्त कर दिए। 2024 में राम भक्ति अखिलेश की मजबूरी है, क्योंकि यूपी में लड़ना है तो सनातन वोट भी जरूरी है। रामचंद्र जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, करोड़ों करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है। मुसलमान लोग भी उनकी इज्जत करते हैं।
हम अपने मामूली मफादों के लिए, वोट के लिए रामचंद्र जी को इस तरह से इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात। अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, मन से जाएंगे। यकीन तो आप ये मत समझिए कि रामचंद्र जी का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। लेकिन 1990 में राम भक्तों पर गोलियां चलाने का पाप आसानी से नहीं छूटने वाला। 1989 में भी मुसलमानों को खुश करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को गिरफ्तार कराने की गलती की थी। बीपी सिंह के कहने पर स्वरूपानंद सरस्वती राम मंदिर का शिलान्यास करने अयोध्या जा रहे थे। बीच रास्ते में मुलायम ने शंकराचार्य को गिरफ्तार करवा दिया था। 2024 के लिए अखिलेश के पास मुद्दों का इतना अकाल है कि उन्हें योगी सरकार को घेरने के लिए सांड की तस्वीर पोस्ट करनी पड़ रही है। हिंदू वोटर को रिझाने के लिए अपने मुस्लिम सांसद एसटी हसन से रामलला को इमाम हिंद बुलाना पड़ रहा है। वो तो कहा गया था ना, मुलायम जी ने गोलियां चलवाई। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि उस वक्त जो हुआ था सही हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 में जो कुछ हुआ था वो एक आपराधिक गतिविधि थी। सब उनके शरण में जाते हैं। आप उन्हें भगवान मानती हैं, मैं इमाम हिंद कहता हूं, तो लेकिन उनको कंट्रोवर्सी में अल्लाह के वास्ते मत डालिए। अखिलेश राहुल प्रियंका 2024 से पहले राम मंदिर पर अपना स्टैंड बदलने को क्यों मजबूर हुए हैं? दरअसल मंदिर के रास्ते सनातन की राजनीति को आगे बढ़ाने से हिंदू वोट बैंक का बड़ा चंक बीजेपी से जुड़ चुका है। 2014 में अपर कास्ट का 54% वोट बीजेपी को मिला था। 2019 में 61% अपर कास्ट हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 में अपर ओबीसी का 30% वोट बीजेपी को मिला, जो 2019 में बढ़कर 41% हो गया। 2014 में बीजेपी को लोअर ओबीसी का 43% वोट मिला, जो 2019 में बढ़कर 48% हो गया। लिहाजा अखिलेश, राहुल और प्रियंका सिर्फ मुसलमान वोटर्स के भरोसे हिंदी पट्टी में बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। 2024 में राम मंदिर और फिर मथुरा का मुद्दा उभार लेने के साथ ही 80% हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। मंदिर के आगे विरोधियों का जाति जनगणना का कार्ड भी कुछ चला नहीं। विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। यूपी में योगी का वोट बैंक क्यों लगातार मजबूत हो रहा है? दरअसल समाजवादी पार्टी के शासन में माफियागिरी से जनता त्रस्त थी, लेकिन महाराज के राज में माफियाओं की कमर टूट चुकी है। प्रयागराज में अतीक की बेनामी प्रॉपर्टी पर गरीबों के लिए मकान बनाने के बाद योगी सरकार अब लखनऊ के डालीगंज में माफिया मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी पर गरीबों के फ्लैट बनाने जा रही है। लखनऊ के डालीगंज में मुख्तार की 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पर 72 फ्लैट बनाए जाएंगे। लखनऊ का ये पॉश इलाका है डालीबाग, और यहाँ ये बेनामी संपत्ति माफिया मुख्तार अंसारी की थी, जिसे गाजीपुर के डीएम ने सीज किया था। यहाँ बोर्ड भी लगा है कि गुंडा एक्ट के तहत ये बेनामी प्रॉपर्टी सीज की गई है। अब ये ज़मीन लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिल गई है और अब योगी सरकार इस 20,000 स्क्वायर फीट बड़ी ज़मीन पर गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनाएगी। अब एलडीए यहाँ 2 टावर बनाएगा जिसमें 4-4 मंजिल होगी। 72 फ्लैट्स बनाए जाएंगे जो गरीबों को दिए जाएंगे। एक की कीमत ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 4.5 लाख रुपए आएगी, जबकि ये बहुत लखनऊ का महंगा इलाका है। यहाँ इतने सस्ते में फ्लैट मिलना काफ़ी मुश्किल है। सस्ते मकान बनेंगे, कितने मकान बनेंगे? ये गरीबों के लिए 72 मकान बनाए जाएंगे। उसके बाद लॉटरी से जो हम लोग एंट्री लेंगे उसके बाद उनको देंगे। अब इसके पहले अतीक अहमद जो माफिया है उसकी भी बेनामी प्रॉपर्टी उसके गुर्गे के नाम पे जो थी, वो इलाहाबाद प्रयागराज में योगी सरकार ने जब्त करके वहाँ 72 फ्लैट सस्ते दाम में गरीबों को दिए हैं। अब वही काम यहाँ लखनऊ में होने जा रहा है। अब तक वैसे योगी सरकार माफिया मुख्तार अंसारी या उसके करीबियों की 600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति या तो सीज कर चुकी है या उसमें बुलडोज़र चल चुका है। मुख्तार अंसारी पर 7 सजाएं इधर योगी सरकार ने कराई हैं कोर्ट में पैरवी करके, यानी मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है।